हेलो एंड वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट। आज हम गॉसिस लॉ और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अच्छे से देखने वाले हैं, तो आप इस पे बने रहिए और मज़े से इस सारे कंसेप्ट को एब्जॉर्ब कीजिए। मैं आपके लिए हर एक पॉइंट्स, हर एक टॉपिक को मैं डील करूंगा इसमें से, और मैं इसका एप्लीकेशन भी देखने वाला हूँ और गॉसिस लॉ का डेरिवेशंस भी देखूंगा। हर तरीका से आपको गॉसिस लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में डिटेल से बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं। हम इस लेक्चर में देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉसिस लॉ। ये दोनों टॉपिक एक ही है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी एरिया में पास होता है, तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है। जैसे मान लेते हैं, ये देखो, ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मान लो ये है कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया, और इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कितने सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हुए, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया। किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया, मान लो ये मेरा एरिया है और इसमें कितने सारे फील्ड पास हुए उसको काउंट करेगा। उसी काउंट वर्ड को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है। याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? स्केलर क्वांटिटी होता है, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट में जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर को डॉट करेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया में जितना पास होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी होता है। वो डिपेंड हो जाता है कि कितनी संख्या पास हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या, कितनी संख्या पास हो रहा है इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में। किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितना पास होता है, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब जितनी सारी संख्याएं पास होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या जितना पास होता है इस क्रॉस सेक्शनल एरिया में, तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसे हम फाई से डिनोट करते हैं। यहां से भी आप याद रख सकते हैं, ये ऐड होता है। इंटीग्रेशन मतलब होता है काउंट करता है। किसी क्लोज सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी क्लोज एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या को जो काउंट करता है वो फ्लक्स कहलाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। फ्लक्स का मतलब यही होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या को किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया में काउंट करता है, तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाता है। यहां तक क्लियर है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स में किसी प्रकार का दिक्कत? अब हम इसके आगे पॉइंट्स देखते हैं। जैसे देखो, यहाँ है ये मेरा क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब इसको इसके नंबर से हम काउंट कर देंगे, डॉट कर देंगे, तो जो वैल्यू आएगा उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये ए है एरिया वेक्टर, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया के नाम से भी हम कह सकते हैं। आगे देखो, जब मैग्नीट्यूड देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, तो पॉजिटिव, नेगेटिव है, जीरो भी हो सकता है, क्योंकि ये स्केलर फॉर्म होता है। स्केलर फॉर्म होता है मतलब किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया में या तो बहुत सारा फील्ड लाइन पास हो सकता है, या नेगेटिव फील्ड भी पास हो सकता है, या जीरो भी पास हो सकता है, नहीं भी पास हो सकता है। तो इसका मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जब मैग्नीट्यूड में देखोगे, ये पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है और जीरो। अब कोई भी स्केलर क्वांटिटी जो होता है ना, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है। आगे देखो, लेकिन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे। आज जितनी संख्या पास होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया में, उतना ही मैग्नीट्यूड होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। जैसे इतना में 20 आया, 20 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हुआ, तो 20 मैग्नीट्यूड हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। तो मतलब जितना फील्ड पास होगा किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया में, तो उतना ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। यही बातें यहाँ पे लिखा हुआ है इस एरिया में। इसका ऐसा यूनिट देखोगे तो ऐसा यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये कहां से आया? तो आप देखो ई डॉट डी ए। अब जब दो वेक्टर का डॉट निकालते हैं तो ये निकलता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स।
अब यही इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने डॉट किया है, किसको डॉट किया है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और एरिया वेक्टर को। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब होता है फोर्स बटे चार्ज। अब फोर्स का होता है न्यूटन, चार्ज का होता है कूलम, और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर और नीचे पर कूलम। तो ये एक यूनिट हो गया किसका? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और दूसरा यूनिट वोल्ट मीटर भी होता है, इसी में से ट्रांसफॉर्म करके बनाया गया वोल्ट मीटर होता है ना जी। दो यूनिट याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है वोल्ट मीटर वाला। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन में पूछ चुका है कि वोल्ट मीटर इज द यूनिट ऑफ, तो हम क्या लगा देंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जब कभी भी आप स्टडी करते हो तो एक ही फोकस से स्टडी करना है कि हमारा एग्जाम में कैसा क्वेश्चंस पूछता है, हर समय उसी फोकस से स्टडी कीजिए, आपको हर एक पार्ट नंबर्स मिलेगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, और दूसरा यूनिट होता है वोल्ट मीटर। अब हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला को कैलकुलेट करते हैं। आप यहाँ देखो डायमेंशनल फॉर्मूला न्यूटन का होता है mn(t-2), और देखो भैया और क्या है? मीटर स्क्वायर, मीटर मतलब होता है एल स्क्वायर, और कूलम का हो गया AT। अब इसको कर दो सॉल्व, m का m रहेगा। अब देखो यहाँ पे एल है और एल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? एल का क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ देखो टी कितना है? 2, और एक यहाँ से जाएगा तो कितना हो जाएगा? t-3। टी जैसे 2 था, एक ऊपर चला गया 3 हो गया, और ए नीचे है तो ए ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया a-1। ये जो डायमेंशनल फॉर्मूला आपका निकला है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। यहाँ तक समझ में आया? तो अब आगे की ओर चलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में और सारी बातें बताता हूं। देखो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या जानते हैं? क्लोज इंटीग्रेशन E.dA। मान लेते हैं अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स यूनिफॉर्म रहता है, मान लेते हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब एक समान है, कहीं भी वैरी नहीं करता है, लगातार एक ही जैसा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो यूनिफॉर्म चीजें, कांस्टेंट चीजें इंटीग्रेशन से बाहर निकलता है, तो ये हो गया E। अब बचेगा क्या? DA। और छोटा छोटा इंटीग्रेशन क्या होता है? DA का इंटीग्रेशन A हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या? EA। अब दो वेक्टर का डॉट होता है cos थीटा पे, मतलब फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? EA cos थीटा। अब वेक्टर टूट गया, और जहां पे आप देख पाओगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स में जो ये थीटा का वैल्यू आया है, ये है एंगल बिटवीन हमने किसको किसको डॉट किया? E और A को, तो ये हो गया E एंड A, E एंड A, E एंड A, यही हो गया एंगल, है ना, थीटा। फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एक क्वेश्चन से देखते हैं, छोटा सा क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है। और द गिवन सिस्टम, ये एक प्रकार का सिलेंड्रिकल पार्ट दिया हुआ है, इसी सिलेंड्रिकल पार्ट से हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। पहले देखो, जब कभी भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है तो उसमें हम एरिया वेक्टर को खोजेंगे। मान लेते हैं DA एरिया 1 है, इधर हम दे देते हैं DA एरिया 2, एक हम इस सरफेस में दे देते हैं DA एरिया 3। तो नेट फ्लक्स हम कैसे निकालेंगे? तो फाई नेट इक्वल टू कितना हो जाएगा? φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। हर एक एरिया के लिए देखेंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का हम देखो, फाई का वैल्यू कितना जानते हैं? इंटीग्रेशन EDA1, अब वेक्टर फॉर्म में, प्लस इंटीग्रेशन EDA2 प्लस इंटीग्रेशन EDA3। अब इसको हम कर देते हैं सॉल्व। तो सॉल्व कर दोगे तो क्या हुआ? दोनों को डॉट करेंगे, एरिया 1 इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, एरिया 1 भी उधर ही जा रहा है, तो आप क्या पाओगे? तो पाओगे cos थीटा 0 हो गया, तो क्या हो गया? cos हो जाएगा क्या? EDA cos 0 डिग्री। अब प्लस का इसको डॉट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड उधर जा रहा है, और एरिया वेक्टर इधर, तो कितना हो जाएगा? इंटीग्रेशन EDA 180 डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, cos 180। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है, एरिया वेक्टर उधर जा रहा है। इसी तरह से इंटीग्रेशन EDA3, अब देखो E इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा इधर जा रहा है,
एरिया जो है इसका परपेंडिकुलर है, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, चाहे ऊपर लो चाहे नीचे लो, परपेंडिकुलर है, तो क्या हो जाएगा cos 90, ये हो जाएगा cos 90। आप यहाँ देखोगे cos 180 का इसका होता है -1 और cos 0 का होता है +1 और ये होता है cos 90 का 0, पूरे टर्म को क्या कर देगा 0 और ये हो जाएगा TDA माइनस में और TDA प्लस में, ये वैल्यू सेम सेम है, काट जाएगा, तो फ्लक्स नेट कितना हुआ, नेट फ्लक्स का वैल्यू 0 हो गया। ऐसे ही फ्लक्स निकाला है EDA cos थीटा में डॉट करके। अब देखो फ्लक्स के बारे में हो गया कंप्लीट। अब यहां से हम शुरुआत करते हैं गॉसेस थ्योरम के बारे में, गॉसेस लॉ, जो आपके सिलेबस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए तुरंत से बने रहिए। गॉसेस लॉ को मैं कंप्लीट करता हूं। गॉसेस लॉ यही है मेरे गॉसेस। इसी ने क्या किया, एक गॉसन सरफेस लिया और इसके अंदर जितने सारे चार्ज प्लेस रहते हैं उसी को 1/0 से डिवाइड कर दिया। इसका मतलब क्या, 1/0 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो इन्होंने क्या किया, चार्ज को देखा, गॉसन सरफेस दिलाया, और ये जो है इसका बेसिक बातें अभी हम लोग जानेंगे। ये गॉसेस लॉ ने क्या किया है, गॉसेस लॉ ने किन किन बातों पे ध्यान रखा है। ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ही कैलकुलेट करेगा। कूलम्ब जिस तरह से किया था ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कैलकुलेट, उसी तरह से गॉसेस भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को। इसका हम कुछ स्पेशल थ्योरम देखेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जल्दी से देखते हैं। गॉसेस लॉ एक प्रकार का अल्टरनेटिव मेथड होता है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को ही कैलकुलेट किया जाता है। गॉसेस लॉ का यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड को ही हम कैलकुलेट करेंगे। दूसरा है गॉसेस लॉ जो होता है मोर फंडामेंटल लॉ होता है एज कंपेयर टू कूलम्ब्स लॉ। अब कूलम्ब्स लॉ जो होता है ना भैया, मैथमेटिक्स का भंडार है, उसको मैथमेटिक्स के बिना आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। लेकिन गॉसेस बोलता है कि तुम मैथमेटिक्स थोड़ा कम भी जानते हो ना, तो मैं तुम्हें हेल्प कर देता हूँ, छोटा छोटा इंटीग्रेशन जानो, मैं तुम्हें आसानी से बना दूंगा। तो इन्होंने क्या बोला कि बहुत ही फंडामेंटल है गॉसेस लॉ कूलम्ब से। क्यों है, क्योंकि इसका बहुत सारा रीजन है। पहला, गॉसेस लॉ जो होता है पॉइंट चार्ज के लिए भी वैलिड है और डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के लिए भी वैलिड है। एक पॉइंट के लिए भी निकाल सकते हो गॉसेस का, और बहुत सारा पॉइंट चार्ज चार्ज बहुत सारा रहता है, एक चार्ज, दो चार्ज, तीन चार्ज। कूलम्ब्स जो था भैया केवल पॉइंट चार्ज के लिए था, लेकिन गॉसेस थ्योरम जो होता है पॉइंट चार्ज के साथ साथ डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज के लिए भी वैलिड है। कौन कौन, गॉसेस। गॉसेस बोलता है पॉइंट चार्ज के साथ साथ मैं डिस्ट्रीब्यूटेड को भी निकाल दूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड। कूलम्ब्स और गॉसेस दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को ही कैलकुलेट करता है। अगला पॉइंट, गॉसेस लॉ जो होता है मूविंग चार्ज के लिए भी और रेस्ड चार्ज के लिए भी, दोनों चार्ज सिस्टम के लिए ही निकालता है इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन, गॉसेस। तो गॉसेस है जरूरी, इसको हम लोग सीखेंगे और इसका डेरिवेशंस कम से कम 6 से 7 डेरिवेशंस में करवाऊंगा, 1 से 1.5 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। आप हमारे साथ बने रहिए। गॉसेस लॉ जो होता है रिक्वायर्ड होता है लेस कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स। ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स का यूज नहीं करता है, सिंपल इंटीग्रेशंस लगाता है और डॉट करता है और निकाल देता है। तो गॉसेस ने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स का यूज नहीं किया है। इसी तरह से गॉसेस लॉ जो होता है वो कैलकुलेशन करता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, जब कोई सरफेस में उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होता है। तो जैसे मान लेते ये जो एक सरफेस है, इसमें यहाँ चार्ज रखे तो यहाँ फील्ड फैलाया, तो इस सरफेस से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होगा वो कहलाएगा गॉसियन सरफेस। ये जो सरफेस कहलाएगा ये कहलाएगा गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस कहलाएगा। यहां तक क्लियर है। अब देखो गॉसेस लॉ का हम लोग स्टेटमेंट जानते हैं कि गॉसेस ने दिया क्या। गॉसेस ने क्या दिया कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, अगर हम कोई गॉसियन सरफेस के अंदर में जितने सारे भी चार्ज को हम रख देते हैं, वो सारे चार्ज जो है नंबर ऑफ फील्ड लाइन फैलाएगा। तो गॉसियन सरफेस से जितना नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास होगा उसी को उसके एरिया वेक्टर से डॉट किया गया। देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू गिवन क्रॉस, इसको हम लोग कहेंगे काउंटिंग मशीन। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through given cross sectional area must be equal to charge inside the Gaussian surface of 1/epsilon naught times।
मतलब कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की संख्या को अगर हम डॉट करते हैं उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया से, तो उसमें जितना चार्ज प्रेजेंट रहता है गॉसियन सरफेस के अंदर में, उसको 1/ε0 से मल्टीप्लाई कर दो तो मेरा नेट फ्लक्स निकल जाएगा। सीधे शब्दों, चार्ज को 1/ε0 से मल्टीप्लाई कर दो, किसी गॉसियन सरफेस के अंदर में जितनी चार्ज है उसको 1/ε0 से मल्टीप्लाई कर दो, नेट फ्लक्स निकल जाएगा। दिस इज नेट फ्लक्स, नेट फ्लक्स। अब देखो, ये मान लेते हैं कोई गॉसियन सरफेस है, ये जो सरफेस है वो कोई गॉसियन सरफेस है, इसके अंदर में Q1 चार्ज, Q2 चार्ज, Q3 चार्ज, Q4 चार्ज और Q5 Q6 इसके सरफेस में है, Q7 बाहर में। तो गॉसियन क्या बोला? गॉसियन बोला कि हमारे सरफेस के अंदर में और हमारे सरफेस में जितने सारे भी चार्ज रहते हैं उन सारे चार्ज को मल्टीप्लाई कर दो 1/ε0 से, तो नेट फ्लक्स निकल जाएगा। यही बात लिखा हुआ है, उधर लिखा था। तो इन्होंने डेफिनेशन क्या किया? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through given cross-sectional area, given cross-sectional area must be equal to charge, must be equal to charge inside charge inside the Gaussian surface of 1/ε0 times enclosed by Gaussian, charge inside of 1/ε0 times enclosed by Gaussian surface। ये था इसका डेफिनेशन, याद कर लीजिए। कैसे याद करेंगे? कैसे याद करेंगे? कैसे याद करेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through given cross-sectional area must be equal to charge inside of 1/ε0 times। इतना बोल दोगे आपका काम निकल गया। ये फॉर्मूला है E डॉट डी ए क्यू इनसाइड ऑफ 1/ε0 टाइम्स, ये किया ई डी ए का इंटीग्रेशन फ्लक्स कहलाता है। जैसे देखो, अब यहाँ पर जितने अंदर में चार्ज है उस सब को एक साथ जोड़ दो और उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना 1/ε0 टाइम से। यही तो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द एनी क्लोज सरफेस। अब क्लोज सरफेस रहेगा तभी ना होगा। हाँ, क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स टू द चार्ज इनक्लोज बाय पार्टिकुलर सरफेस, गॉसियन सरफेस। वही बोला जा रहा है कि नेट फ्लक्स इज मस्ट बी इक्वल टू द चार्ज इनसाइड ऑफ द गॉसियन सरफेस ऑफ 1/ε0 टाइम्स। इसको आप रिमेंबर कर लीजिएगा, कोई भी डिफिनेशन याद कर लीजिएगा, जरूरत है। अब गॉसियस लॉ जो होता है वो सिमेट्रिकल के साथ साथ एसिमेट्रिकल एरिया के लिए भी कैलकुलेट किया जाता है। गॉसियस लॉ दोनों के लिए कैलकुलेट करता है, सिमेट्रिकल एरिया के लिए भी करता है और एसिमेट्रिकल एरिया के लिए भी करता है। अब मैं गॉसियस लॉ का प्रूफ करता हूं कि गॉसियस लॉ नहीं। सबसे पहले हमें क्या करना है, गॉसियस लॉ को प्रूफ करने के लिए हमें एक एरिया कंसीडर करना है, किसी तरह का एरिया, जो कि हम उसको बोल देंगे गॉसियन सरफेस। इसे हम कह देंगे गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस। इसे हम क्या देंगे, गॉसियन सरफेस। इसके अंदर में हमें रखना है प्लस चार्ज, तो हम रख दिए प्लस चार्ज। प्लस चार्ज जो होता है फील्ड को ओरिजिनेटेड करता है, ओरिजिनेट कर दिया तो इसका मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर रहता है किसी एरिया में। मान लेते हैं यहाँ पे कोई एरिया काट लिए, ये एरिया के बीच के साथ इसमें मान लीजिए थीटा एंगल बनाया, ये हो गया एरिया डी ए एरिया, ये हो जाएगा आपका डी ए एरिया और ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे P पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट P। अब पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जानते हैं भैया, कितना जानते हैं, होता है Q/4πε0 r²। ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पॉइंट चार्ज के लिए। पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है। कुछ नहीं किए हैं, ये हमने एक एरिया काटा छोटा सा, ऐसे ही एरिया 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 सब जगह काट के इंटीग्रेट कर दोगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, टोटल। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालो इसी छोटा सा एरिया के लिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर अ स्मॉल एरिया, स्मॉल एरिया के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालो। एक ही एरिया के लिए निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, ई डी ए, तो ई डी ए को क्या हो जाएगा, ई डी ए
कॉस थीटा में जब हम डॉट कर देंगे तो किस में चला जाएगा कॉस थीटा में। ठीक है, अब टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालो, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालेंगे, तो इसी चीज को कर देंगे इंटीग्रेट, तो क्या हो जाएगा ई डी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। अब यहाँ ई का वैल्यू पॉइंट चार्ज से हमने प्लेस किया, पॉइंट चार्ज का वैल्यू हम ई को वहां रख देंगे, ई का वैल्यू को हमने यहाँ रखने का प्रयास किया है, रख दिया है, तो ई का वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, तो क्या हो जाएगा Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर, यहाँ बचेगा डी ए कॉस थीटा। अब जो जो कांस्टेंट होता है इंटीग्रेशन से हम उसे बाहर कर देंगे, तो बाहर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इधर क्या निकल रहा है आपका नेट फ्लक्स निकल रहा है पाई, इसी को इंटीग्रेट कर देंगे तो नेट फ्लक्स निकलेगा। ये फ्लक्स जो है स्मॉल एरिया के लिए है, ऐसा ऐसा एरिया हर जगह से निकालोगे तो हर जगह के लिए इंटीग्रेट करना पड़ता है, तो एक एरिया को हम निकाल के उसी को इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो कांस्टेंट को हम कर दिए बाहर, बचेगा क्या 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हमने किया बाहर, यहाँ मेरे पास इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा डी ए कोस थीटा बाय आर स्क्वायर। ये जो इंटीग्रेशन का वैल्यू रहेगा इसको हम लोग एक कांस्टेंट के रूप में देखेंगे, जिसे हम टोटल सॉलिड एंगल कहते हैं, टोटल सॉलिड एंगल कहते हैं। और टोटल सॉलिड एंगल का वैल्यू तो आप पहले से जान रहे हो, इसका वैल्यू होता है 4 पाई। अब इसका वैल्यू यहाँ रख दो तो क्या हो जाएगा, इसका इधर कितना था, इधर था नेट फ्लक्स ई डी ए, यही नेट फ्लक्स को आप निकाल रहे थे, तो क्या हो जाएगा इधर कितना है मेरा Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये टोटल सॉलिड एंगल का वैल्यू 4 पाई। अब 4 पाई कैंसल, तो सीधा क्या निकला ई डी ए, और ये क्या है आपका Q इनसाइड वाला, और ये क्या बचा इंटू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। दिस इज द डेरिवेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम। छोटी सी बातें हैं गॉसेस थ्योरम का। अब हम लोग पढ़ेंगे गॉसेस थ्योरम का